बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अर्शद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने विजन लॉस के केस को, चाहे वो हमारा शॉर्ट केस में आ रहा है या लॉन्ग केस में आ रहा है, हमने कैसे अप्रोच करना है, इंपॉर्टेंट काज क्या होती हैं और हमारे एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होनी चाहिए ताकि हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकें। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अर्शद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपकी जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर विजन लॉस की एटियोलॉजीज की बात करें तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व that leads to painful vision loss that can be unilateral or bilateral and presentation is acute, that is within days, कि within days बच्चे का जो है विजन लॉस हो जाता है। अगर हम ऑप्टिक न्यूराइटिस की काज की बात करें तो उसके अंदर टिपिकली जो हमारे पास मोस्ट कॉमन काज है दैट इज डीमाइलिनेटिंग कंडीशंस, जो कि इडियोपैथिक आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है या पार्ट ऑफ सम डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसके अंदर एनएमएसडी है, दैट इज न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मोगैड है, और पीडियाट्रिक ऑनसेट मल्टीपल सेक्लोसिस है। ठीक है, तो ये हमारे डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस करा सकते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक एसएलई के अंदर भी हो सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस इन्फेक्शंस लाइक टीबी, एचआईवी और सिफिलिस में भी हो सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस न्यूरो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक सार्कोइडोसिस में भी हो सकता है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक बायोटिनाइडेज डेफिशिएंसी के अंदर भी हो सकता है। सारी चीजें जो है वो इवेंचुअली ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती हैं और ऑप्टिक न्यूराइटिस से इवेंचुअली क्या होता है, आपका विजन लॉस होता है। अदर देन ऑप्टिक न्यूराइटिस और काजेज भी हैं जो कि विजन लॉस करा सकती हैं। लाइक अगर पेशेंट के अंदर बायलैटरल पीसीए का स्ट्रोक है, यानी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है जो कि ऑक्सीपिटल एरिया को सप्लाई करता है, तो उससे भी विजन लॉस हो सकता है। यूनिलेटरल पीसीए स्ट्रोक विजन लॉस नहीं कराता क्योंकि आपकी जो है वो जो कंट्रालेटरल पीसीए है उससे आपकी कुछ ना कुछ सप्लाई जो अदर जो कंट्रालेटरल ऑक्सीपिटल लोब है उसको मिल रही होती है, यानी कि ऑक्सीपिटल लोब की सप्लाई और ड्यूअल सप्लाई होती है। तो यूनिलेटरल पीसीए अगर स्ट्रोक होगा तो उसमें विजन लॉस नहीं होता। हाँ, बायलैटरल पीसीए स्ट्रोक होगा तो उसके अंदर विजन लॉस हो सकता है। इसी तरह एक्यूट विजन लॉस प्रेस के अंदर भी हो सकता है, दैट इज पोस्टीरियर रिवर्सिबल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी वजह से एक्यूट ब्लड प्रेशर जब शूट करता है तो पेशेंट के अंदर जो हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी होती है और विजन लॉस हो सकता है। इस तरह हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी आपका एक्यूट विजन लॉस हो सकता है। कुछ हमारे ट्यूमर्स भी हैं जो विजन लॉस करा सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें NF1 के अंदर आपको ऑप्टिक नर्व ग्लाइमा होता है जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व के ऊपर ट्यूमर है जो कि प्रोप्टोसिस और विजन लॉस करा सकता है। इस तरह पिट्यूटरी के ट्यूमर्स लाइक पिट्यूटरी एडेनोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा भी आपको ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे जो विजुअल ट्रैक्ट्स हैं उनको कंप्रेस करके आपको विजन लॉस करा सकते हैं। सो ट्यूमर्स भी विजन लॉस का काज हो सकते हैं। अगर हम प्रोग्रेसिव इनहेरिटेड काजेस की बात करें डेफिनेटली तो उसके अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट काजेस हैं उसके अंदर लुहान है, दैट इज लेबरीज हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, LCA दैट इज लेबरीज कंजेंटल एमेरोसिस, और DOA दैट इज डोमिनेंट ऑप्टिक एट्रोफी। तो ये इंपॉर्टेंट काजेस हैं जो कि प्रोग्रेसिव विजन लॉस कराते हैं। अगर हम स्टैटिक काजेस की बात करें तो डेफिनेटली ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया, यानी ऑप्टिक नर्व भी आपकी प्रॉपर नहीं बनी जो टिपिकली होता है सेप्टो ऑप्टिक डिस्प्लेजिया के अंदर, तो वो भी आपका विजन लॉस करा सकता है। तो इसमें ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया के अलावा आपको जो है वो पिट्यूटरी डिसफंक्शन यानी पिट्यूटरी के हार्मोनल इश्यूज भी मिलते हैं आपको। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी विजन लॉस का इंपॉर्टेंट काज है जो डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट DBDs का पार्ट है, लाइक एविड दैट इज एटेक्सिया विद विटामिन E डेफिशिएंसी, लाइक ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, लाइक NCL, लाइक रेफसम डिजीज। इन सब के अंदर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मिलता है और डेफिनेटली रेटिनल डिस्ट्रॉफी भी होती है जिससे पेशेंट का इवेंचुअली विजन लॉस होता है, बट दैट इज अगेन स्लो फॉर्म ऑफ विजन लॉस और इसके अंदर एसोसिएटेड और सिम्टम्स भी होते हैं। विजन लॉस डेफिनेटली आपका आई की लोकल काज से भी हो सकता है। लाइक अगर हम देखें आई के अंदर तो अगर पेशेंट के अंदर कोई आई के इन्फेक्शन है, लाइक पेशेंट के अंदर जो है वो स्फीयर ग्लोकोमा है, यूवीआइटिस है, पेशेंट के अंदर कोई उसकी लेंस कैटरैक्ट है, लेंस की डिसलोकेशन है जैसे कि आपकी मार्फान और होमोसिस्टिन्यूरिया में होती है, इस तरह विट्रियस हेमरेज है, रेटिनल अटैचमेंट है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, तो ये भी पेशेंट के अंदर भी विजन लॉस करा सकती हैं। सो आई की काजेस को विजन लॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सो ये सारी हमारी एटियोलॉजीज थी जो बच्चे के अंदर विजन लॉस करा सकती हैं। तो ये सारी एटियोलॉजीज आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए और इनको लेके फिर आपने बच्चे का एग्जामिनेशन करना है। सो विजन लॉस कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, विजन लॉस कैन बी विद पेन और विदाउट पेन, विजन लॉस कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। बहुत सीवियर जब विजन लॉस होता है पेशेंट के अंदर कि पेशेंट टोटली ब्लाइंड है, तो उसके अंदर जो है वो स्कैनिंग आई मूवमेंट होती है कि उसकी आईज जो है वो स्कैनिंग यानी कि मूव कर रही होती है, वो निस्टैग्मस नहीं होता। बेसिकली स्कैनिंग, उसको हम स्कैनिंग आई मूवमेंट कहते हैं, जस्ट लाइक निस्टैग्मस आई की मूवमेंट होती है एंड विद कंप्लीट विजन लॉस, तो उसको हम स्कैनिंग आई मूवमेंट कहते हैं। उसके अंदर पेशेंट की हेड नोडिंग भी आपको मिल सकती है। डेफिनेटली जब पेशेंट का कोई विजन लॉस होगा तो उसमें आपको कमांड ये मिलेगी, ये तो या तो ये कमांड मिलेगी आपकी कि एग्जामिन द क्रेनियल नर्व्स एंड रेलेवेंट, या कमांड ये मिल सकती है कि पेशेंट जो है उसको विजन की एब्नॉर्मलिटीज हैं, सो प्रोसीड एंड चेक। तो उसमें दोनों चीज़ों में डेफिनेटली आपने, अगर क्रेनियल नर्व्स की कमांड मिलती है तो आप फिर आप उसकी क्रेनियल नर्व स्टार्ट करते हैं, देयर कैन बी 3 4 6 और 2 कर सकते हैं, या 2 स्टार्ट कर सकते हैं आप, और आपको बाकी नर्व्स मिलेंगी तो फिर आपने बाकी करनी है, विजन करनी है। या डायरेक्टली कमांड अगर विजन की मिलती है तो आपने फिर आपके विजन से स्टार्ट करना है। डेफिनेटली आई के एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली सबसे पहले तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो और ओपियस देख लेते हो दोनों आईज के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं लग रहा, आई के अंदर कोई प्रोसेस तो नहीं है, प्रोसेस तो नहीं है, स्ट्रेबिस्मस तो नहीं है, स्क्विंट तो नहीं है, निस्टैग्मस तो नहीं है, कोई सर्जरी का स्कार मार्क तो नहीं है। तो ओबियस जो चीज़ें आपको, रेडनेस तो नहीं है, कोई लैक्रिमेशन सेल तो नहीं है, और ये आई से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, पस तो नहीं निकल रही, तो ओबियस साइंस जो आई के हैं वो सारे आपने देख लेने हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है। सेकंड पे आई के कुछ चीज़ें हैं जो आपने इंपॉर्टेंटली चेक करनी है उसकी। अगर हम बात करें आई की एग्जामिनेशन में, उसमें आपने विजुअल एक्यूटी चेक करनी है उसकी, आपने उसकी जो है वो कलर विजन देखनी है, आपने उसकी फील्ड ऑफ विजन देखनी है, आपने उसके जो है वो फंडस जरूर चेक करनी है, ठीक है, आपने उसके प्यूपल्स पे जरूर कमेंट करना है, और उसके बाद फिर आपने आई की जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं उनको भी चेक करना है। सो इंपॉर्टेंट कमेंट्स कंपोनेंट्स हैं एग्जामिनेशन के जो आपने देखने हैं। तो आप उसके प्यूपल से भी आप उसके विजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो विजन के लिए आप उसको बताएंगे कि बेटा आप या तो आप उसका सिनेलन चार्ट आप जो है उसको लेके जाएं, डेफिनेटली उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पॉकेट साइज में मिल जाते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है आप उसको कोई चीज़ पढ़ा सकते हैं, आप उसको क्लॉक अगर लगा हुआ है रूम में तो वो पढ़ा सकते हैं। तो ग्रॉसली अगर उसकी विजन नॉर्मल है तो आप बता दीजिएगा कि पेशेंट जो है वो ग्रॉसली नॉर्मल है, अगर नहीं है तो फिर आप उसको जो है वो उसकी जो है वो फिंगर काउंटिंग करानी है आपने 6 फीट पे, फिर 3 फीट पे। अगर फिंगर काउंटिंग भी नहीं हो रही तो फिर आपने उसकी हैंड मूवमेंट करानी है, अगर हैंड मूवमेंट भी नहीं हो रही तो फिर आपने उसकी परसेप्शन ऑफ लाइट चेक करनी है। उसके लिए आपने कहना है कि आपने रूम की लाइटें बंद करा देनी है और फिर आपने परसेप्शन ऑफ लाइट चेक करनी है। और ये सारी जो विजुअल एक्यूटी आप चेक करा रहे हैं, चाहे आप उसको क्लॉक पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट रीड करा रहे हैं, उसकी फिंगर काउंटिंग कर रहे हैं, या उसकी हैंड मूवमेंट करनी है, सारी आपने एट ए टाइम वन आई पे करनी है, और फिर एक आई उसकी बंद रखनी है और फिर दूसरी आई पे करनी है दोनों साइड पे। तो इस तरह आपने उसकी विजुअल एक्यूटी चेक कर लेनी है। एक्यूटी है से पढ़ाते हैं। अगर पेशेंट की विजुअल एक्यूटी पुअर है, जस्ट वो फिंगर मूवमेंट है या फिर उसकी फिंगर काउंटिंग आपकी 6 फीट पे है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो है वो कलर विजन करना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपने उसका जो है वो उसकी जो है वो आपने उसके पीपल जरूर चेक करने हैं। पीपल चेक करने के लिए आपने देखना है कि पेशेंट के पीपल नॉर्मली कैसे हैं, उसका साइज कैसा है, क्या वो डायलेटेड तो नहीं। तो उसके लिए आपने दूर से लाइट डालनी है ताकि जस्ट आपके पीपल विजुअलाइज हो, क्योंकि हमारे पिगमेंटेड जो हम पॉपुलेशन है हमारी, तो उसमें पीपल का साइज देखना बड़ा मुश्किल होता है, हमें कुछ ना कुछ लाइट तो चाहिए होती है। सो आपने उसका पीपल का साइज देख लेना है कि कोई डायलेटेड तो नहीं है, फिर आपने देखना है कि उसका डायरेक्ट लाइट इफेक्ट कैसा है, और आपने देखना है कि उसका इनडायरेक्ट लाइट इफेक्ट कैसा है। सपोज एक पेशेंट के अंदर आपने राइट आई पीपल पे राइट साइड उसका विजन लॉस है और राइट साइड पे आपने पीपल चेक किया तो उसका पीपल जो है थोड़ा सा डायलेटेड था, राइट साइड पे नहीं है। और आपने जब उसको जो है वो लेफ्ट साइड पे चेक किया तो उसका कंसेंशल लाइट फ्लैक्स भी आपको लेफ्ट का नहीं मिला। जब आपने राइट पे आई डाली, लाइट डाली और आपने लेफ्ट साइड को देखा तो उसका लेफ्ट का पीपल कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। अब जब आपने लाइट लेफ्ट साइड पे डाली तो लेफ्ट का पीपल कंस्ट्रिक्ट कर गया, और राइट साइड का पीपल भी जब आप देखते हो उस साइड पे तो कंस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और आप जब लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट होते हो तो राइट का पीपल आपको डायलेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो टिपिकल होता है फॉर द आरएपीडी, यानी आपका राइट पे डायरेक्ट भी नहीं आ रहा, और राइट पे जब आप लाइट जाते हो तो लेफ्ट साइड पे आपका कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स भी नहीं आ रहा। लेकिन आप जब लेफ्ट पे डालते हो तो आपको डायरेक्ट भी आ जाता है और कंसेंशुअल भी आ जाता है। और जब आप लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करते हो तो आपको राइट का जो पीपल है वो डायलेट होता नजर आता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो जो एफरेंट पाथवे है, जो इनफ्लो पाथवे है टुवर्ड्स द ब्रेन, उसके अंदर मसला है। तो ये टिपिकली क्या है, आरएपीडी पॉजिटिव है, और टिपिकली आपको जब आपके आई के एफरेंट पाथवे हैं, चाहे वो आपका रेटिनल का इशू है, चाहे वो आपके नर्व का इशू है, तो उस सूरत में आपको पॉजिटिव मिलता है। तो आपने पीपल्स जरूर कमेंट करना है उसका साइज कैसा है, दोनों का साइज में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, उसका डायरेक्ट लाइट इफेक्ट कैसा है, उसका इनडायरेक्ट लाइट इफेक्ट कैसा है, और उसका जो है वो स्विंगिंग लाइट इफेक्ट कैसा है। तो इस बेस पे आपने डिसाइड करना है। सपोज एक पेशेंट के अंदर विजन लॉस है बट उसके डायरेक्ट लाइट इफेक्ट्स भी नॉर्मल है और इनडायरेक्ट लाइट इफेक्ट्स भी नॉर्मल है,
तो लोकलाइजेशन ऑफ लियन आपकी बनती है बिहाइंड द प्रीटेक्टल एरिया, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी जो है वो आपका जो ये सारा पाथवे है जो कि आपके लाइट रिफ्लेक्स को कवर करता है, उससे अगर पीछे कहीं पे लियन है, सपोज ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स पे लेवल पे लियन है, तो सूरत में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स नॉर्मल होगा। तो पीपल का साइज और उसके रिफ्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी जो है वो फील्ड ऑफ विजन देखनी है। फील्ड ऑफ विजन टिपिकली हम एग्जाम में बच्चों के अंदर बड़ा करना मुश्किल होता है, इसको आप ऑफर कर सकते हैं, ऑफर के लिए रख लें। उसमें हम टिपिकली क्लिनिकली तो हम कन्फ्रंटेशन मेथड से करते हैं, बट आप उसको अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड में करना चाहें तो उसमें आप उसको जो है वो पेरीमेट्री के साथ परफॉर्म करते हैं। इस तरह आपने उसकी फंड्स को भी करनी है, तो उसमें आइडली ये है कि आप उसको जो है वो ऑफर भी कर सकते हैं, और चूंकि टाइम शॉर्ट केस में तो आपका बहुत कम होगा, तो आपके उसके जो है वो डायलेशन का इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसके ड्रॉप डालें और डायलेट करें। लॉन्ग केस में डेफिनेटली आपने उसको जो है वो एग्जामिनेशन के स्टार्ट में उसको डायलेट कर देना है। तो उसके लिए आपने उसकी रूम की लाइट ऑफ बंद करा देनी है। सबसे पहले आपने उसका जो है वो 1 आई एट टाइम देखनी है, और अपने राइट हैंड और राइट साइड पे आके यूज, राइट आई के लिए राइट साइड पे आके यूज करना है, राइट साइड पे खड़ा होना है, और राइट हैंड से आपने उसको जो है फ्रंट को पकड़ना है, और डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे आपने लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड पे आके बच्चे को देखना है। सबसे पहले आपने उसका रेड रिफ्लेक्स चेक करना है। रेड रिफ्लेक्स अगर आई के कोई इंटीरियरली कोई मसला है, सपोज का जो है वो लेंस उसका जो है वो कैटरैक्ट है, सपोज का विट्रस हेमरेज है, तो उस सूरत में आपका जो है रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। इस तरह आपकी रेटिनल डिटैचमेंट है या सेंट्रल जो रेटिनल आर्टरी इक्लूजन है, तो उस सूरत में आपका रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। तो रेड रिफ्लेक्स उसके बाद उसकी जो है फंडस चेक करनी है। वहां आपने देखना है कि कोई पेपिलाइटिस तो नहीं है। पेपिलाइटिस टिपिकली या पेपिलाइडीमा टिपिकली आपको मिलता है ऑप्टिक नेरिटिस के अंदर, ठीक है। और इसी तरह बहुत ऑप्टिक एट्रोफी भी देख लेनी है। ऑप्टिक एट्रोफी शो करती है कि पेशेंट को कोई क्रोनिक विजन लॉस है, इस तरह। तो बाकी आपने रेटिना भी देख लेना है रिगार्डिंग एनी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या रेटिनल डिस्ट्रॉफी के लिए। तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपने फंडोस्कोपी पे एस्टैब्लिश करनी है। सो आई के एग्जामिनेशन में आपने उसकी जो है वो विजुअल एक्यूटी चेक की दोनों आईज की, आपने उसकी जो है वो पिपल्स चेक किए, उसका आरएपीडी चेक किया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट लाइट फ्लैश चेक किया, आपने उसकी पेरीमेट्री की, इफ टाइम अलाउज अदरवाइज यू कैन ऑफर, और फंडोस्कोपी की। फंडोस्कोपी में आपने उसका देखा कि उसकी पेपिलाइटिस तो नहीं है, रेड रिफ्लेक्स है कि नहीं है, ऑप्टिक एट्रोफी तो नहीं है, और रेटिनल डिस्ट्रॉफी या रेटिनल पिगमेंटेशन नहीं है। तो इस तरह आपका आई का एग्जामिनेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने उसकी जो है वो 3, 4, 6 नर्व्स चेक करनी है, उसकी एबनॉर्मल आई की मूवमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है। उसके बाद आपने फेशियल नर्व चेक कर लेनी है, उसके जो है वो ओरल कैविटी टंग बाहर निकलनी है, टंग की मूवमेंट देख लेनी है, उसका जो है वो कफ रिफ्लेक्स गैग रिफ्लेक्स चेक कर लेना है। तो आपकी ये नर्व्स जो है ना आपकी ये काफ़ी हद तक चेक हो जाएंगी। उसके बाद डेफिनेटली आप पेशेंट का जो है वो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे। उसके अंदर आप पेशेंट का आप गेट कराओगे और उसका टोन पावर रिफ्लेक्सेस चेक करोगे। तो डेफिनेटली उसके अंदर अगर पेशेंट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक अगर पेशेंट के अंदर कोई पोस्टीरियर फोसाक एसओएल है, तो आपको कोई फोकल फाइंडिंग मिल सकती है, लाइक एटेक्सिया मिल सकता है, आपको इम्प्लांटर मिल सकते हैं, या फिर आपकी जो है वो बल्बर वीकनेस मिल सकती है। इस तरह अगर पेशेंट के अंदर कोई एज ए पार्ट ऑफ एनएमओएसडी, पीरियोडिक ऑनसेट एमएस या मोगैड, आपको कोई टीएम हुआ है, तो आप डेफिनेटली आपको जो है वो लोअर लिम्ब के अंदर वीकनेस मिल सकती है, ट्रांसमलाइटिस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव लेवल मिल सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपने जरूर देखना है इन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर जरूर ऑफर करना है, ये चेक करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपके जो प्रेस है उसके अंदर हाइपरटेंशन होती है। इस तरह अगर पोस्टीरियर फोसा एसओएल है तो उसके अंदर भी आपको हाइपरटेंशन मिल सकती है। आपने एसएलई की स्टिग्मेटा जरूर देखना है, इसके अंदर पेलर है, एलोपेशिया है, ओरल अल्सर है, मेलार रैश है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, तो इनको भी जरूर चेक कर लेना है। बायोटेक्नोलाइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लेना है कि बच्चे के अंदर कोई डेवलपमेंट डिलीक एलिमेंट तो नहीं मिल रहा, उसके स्किन के ऊपर कोई एबनॉर्मल रैश, सिबोरिया, एक्जिमा, ये चीज़ें तो नहीं मिल रही। तो ये इंपॉर्टेंट आपके हैं इस बायोटेक्नोलाइटिस के लिए। सार्कोइडोसिस के लिए अगेन आपके जो है वो आपके अरिथीमा नोडोजम और आपके जो है जो फेस के ऊपर एब्डोमिनल रैश होता है, तो वो आपने देख लेना है। न्यूरोकुटेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने एनएफ1 के स्टिग्मेटा देख लेने हैं, तो ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा भी आपका यूनिलैटरल विजन लॉस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम पिट्यूटरी एडिनोमा और क्रेनियोफैरिंजियोमा की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको विजन के एब्नॉर्मलिटीज के अलावा आपको हार्मोनल इश्यूज मिलेंगे, लाइक पेशेंट के अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर मिल सकता है और डिलेड प्यूबर्टी मिल सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी जरूर देखना है। अगेन सेप्टोप्टिक डिस्प्लेसिया के अंदर भी आपको यही फाइंडिंग मिलेंगी कि उसका शॉर्ट स्ट्रेचर हो सकता है, उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, एडिसन हो सकती है, और उसके अंदर जो है वो आपको डिलेड प्यूबर्टी मिल सकती है। सो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है इसमें आपने सबसे पहले उसकी आइज को डिटेल में चेक किया, फिर आपने उसकी किरण नर्व्स देखी, फिर आपने उसका मोटर सिस्टम किया। मोटर सिस्टम में आपने स्पेसिफिकली देखा रिगार्डिंग एटेक्सिया या कोई भी फोकल डेफिसिट रिगार्डिंग द ब्रेन स्टेम ट्यूमर। आपने उसके अंदर एनएमओएस3 लाइक पीडियाट्रिक ऑनसेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस लाइक मोगैड में आ सकता है। आपने उसकी एन्सेफेलोपैथी देखी रिगार्डिंग मोगैड, ठीक है। और बाकी आपने एनएमएस3 के और फीचर भी देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर कोई हिकअप तो नहीं हो रही, बच्चे के अंदर कोई नार्कोलेप्सी का एलिमेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई और फोकल डेफिसिट तो नहीं है।
तो आपने पीडियाट्रिक डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर को एड में बताना है कि मेरे बच्चे के अंदर जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है उसके अलावा कोई और उसको फोकल डेफिसिट तो नहीं है, कोई ट्रांसफर माइलिटिस तो नहीं है, तो उस कैटेगरी में आप देख लेना है। आपने उसके अंदर जो है वो एसएलई के फीचर देखे, बैटनाइटिस डेफिशिएंसी के फीचर देखे, एनएफ1 के फीचर देखे, पिट्यूटरी की इन्वॉल्वमेंट दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम पिट्यूटरी ट्यूमर लाइक क्रेनियोफैरिंजियोमा, पिट्यूटरी एडेनोमा या फिर सेप्टोप्टिक डिस्प्लेजिया, तो उसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। रिगार्डिंग आपके जो बाकी डिसऑर्डर्स थे लाइक आपके जो है सिस्टमिक कंडीशन लाइक रेफसम डिजीज, लाइक एनसीएल, लाइक एविड, लाइक एबिटल एपिडर्मिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने उसके स्टिग्मेटा जरूर देख लेने हैं, ठीक है। उसमें बेसिक डेफिनेटली डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगा, डेवलपमेंटली डिलेड होगा आपका। और अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर लाइक लेब्रिस हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, लेब्रिस कंजेनिटल एबिलेरोसिस और डोमिनेंट ऑप्टिक एट्रोफी, ये चीज़ें आपको ज़्यादा ऊपर रखनी पड़ेंगी। इस तरह जो अगर हम अदर काजेज की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आपकी ड्रग्स भी आ जाती हैं। तो आप जब डिफरेंशियल्स उसके ऑफर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे ड्रग्स लाइक मैथानोल, लाइक आइसोलिजिट, लाइक एथेम्ब्यूटोल, तो ये भी करा सकती हैं। तो जब भी आप इवेंचुअली जब आपने अपने डायग्नोसिस उसको बताना है तो आपने देखना है कि आपका जो विजन लॉस है यूनिलेटरल या बायलेटरल है। यूनिलेटरल के अंदर जो है वो आई की लोकल काजेस भी आपकी आ जाती हैं लाइक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, लाइक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, लाइक रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो बायलेटरल विजन लॉस के अंदर फिर आपकी सिस्टमिक कंडीशन ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं, कॉमन आ जाती हैं, लाइक आपकी जो बायलेटरल डेफिशिएंसी है, लाइक कोई ड्रग इंड्यूस है, लाइक आपके जो बायलेटरल पीछे स्ट्रोक है, तो ये बायलेटरल के अंदर आ जाते हैं। और डेफिनेटली टॉप पे ऊपर हमेशा आपके जो है वो आपके जो काजेज हैं लाइक डीमाइलिनेटेड काजेज लाइक ऑस्कुलर ऑप्टिक न्यूराइटिस, या फिर आपके डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर अदर देन ऑस्कुलर ऑप्टिक न्यूराइटिस लाइक एनएमएसटी, मोगैड, पीडियाट्रिक कॉन्सेप्ट, मल्टीपल सिग्लोसिस, ये तो हमेशा आपके टॉप के रहेंगे। अदर डिफरेंशियल आपने बताना है कि यूनिलेटरल या बायलेटरल है, पेनफुल है या पेनलेस है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, तो उस बेस पे आपने क्राइटेरिया करना है। तो बायलेटरल के अंदर आपके अदर देन डीमाइलिनेटिंग जो हमारे डिसऑर्डर है वो तो हम आपके यूनिलेटरल बायलेटरल दोनों में आएंगे, लेकिन अदर देन दैट आपने उसमें सिस्टमिक काजेज देखने हैं जिसके अंदर आपकी सारी डीबीटीज आ जाएंगी, आपके रेटिनल पिगमेंटोसा काजेज आ जाएंगे, आपकी ड्रग्स आ जाएंगी, आपका पीछे स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। आपका कोई ब्रेन ट्यूमर है, क्रेनियोफैरिंजियोमा है, ये सारे बायलेटरल में आ जाएंगे। यूनिलेटरल में आपकी जो आई के लोकल काजेज हैं लाइक अगर उसकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, रेटिनल डिटैचमेंट है, विट्रियस हेमरेज है, तो ये भी आप उसको अंदर रख सकते हैं। सो एक बेसिक अप्रोच थी, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और एग्जाम में अगर इसको आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे और आप एग्जाम को इजीली क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।